ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के निधन के बाद अब प्रिंस चार्ल्स किंग चार्ल्स बन गए हैं। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स III और क्वीन कैमिला की ताजपोशी का समारोह वेस्टमिंस्टर एबे चर्च में आयोजित किया गया। इस दौरान आर्क बिशप ने किंग चार्ल्स और क्वीन कैमिला को सारी रस्मों के बाद ताज पहनाया। क्वीन ने जो ताज पहना उससे कोहिनूर हटा लिया गया था। ब्रिटिश शाही परिवार में 70 साल बाद ये ताजपोशी हुई है। इससे पहले सन 1953 में क्वीन एलिजाबेथ की ताजपोशी हुई थी। चार्ल्स की उम्र उस वक्त 4 साल थी। अब किंग चार्ल्स 74 साल के हैं। सबसे पहले चार्ल्स को बतौर किंग लोगों के सामने पेश किया गया। इस दौरान वो सिंहासन के सामने एबे की तरफ मुंह करके खड़े हुए। आर्क बिशप ने उनके महाराजा बनने की घोषणा की। इसके बाद चार्ल्स ने ईसाइयों की पवित्र किताब पर हाथ रखकर शपथ ली। शपथ के दौरान उन्होंने कहा कि मैं राज करने नहीं, सेवा करने के लिए आया हूं। ताजपोशी में शामिल लोगों ने गॉड सेव द किंग गीत भी गाया। आर्क बिशप ने वहां मौजूद सभी धर्म के लोगों को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि इंग्लैंड का चर्च एक ऐसे माहौल को बढ़ावा देता है जिसमें सारे धर्म के लोगों को बराबर सम्मान मिलता है। किंग को न्याय के लिए इस मौके पर तलवार भी सौंपी गई। आर्क बिशप ने कहा कि इसे हमेशा चर्च की सुरक्षा और न्याय करने के लिए इस्तेमाल करे। इसके अलावा सोवरन ऑर्ब भी दिया गया। इस पर लगा क्रॉस ईसाई धर्म का प्रतीक होता है। प्रिंस विलियम ने उनके सामने घुटनों पर झुककर उनका हाथ चूमा और किंग को सम्मानित किया। कर्नाटक विधानसभा के चुनावी रण में प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी आज आमने सामने चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए नजर आए। कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में प्रचार के आखिरी राउंड में पीएम नरेंद्र मोदी लगातार रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। आज सुबह भी एक रोड शो के बाद पीएम ने बादामी और फिर हावेरी में जनसभा को संबोधित किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि इनके पास पता नहीं कौन सा पंजा है जो 1 रुपये में से 85 पैसे खा जाता है। कांग्रेस के इन्हीं कुकर्मों के कारण हमारा देश इतने दशकों तक पिछड़ा बना रहा। यही नहीं, जिन बीमारियों को कांग्रेस ने अपने बरसों के शासन में मजबूत किया, अब बीजेपी उन्हीं बीमारियों का परमानेंट इलाज कर रही है। मैंने सुना है कि सिद्धारामैया जी यहां कह रहे हैं कि बीते 3.5 साल में जो विकास यहां हुआ है ये उन्होंने कराया है। अब उनका ये वाक्य, उनका ये कबूलातनामा ये अपने आप में बता रहा है कि काम अगर कोई करता है तो डबल इंजन की सरकार काम करती है, और ये भी बताएं किसी भेदभाव के बिना करती है। ये बीजेपी की सरकारी ही योजनाएं जिनका लाभ इस क्षेत्र के लोगों को मिला है। यहां गांव की अच्छी सड़कें हुई तो ये प्रधानमंत्री सड़क योजना के कारण संभव हुआ। यहां हाईवे अच्छे हो रहे हैं तो ये भी डबल इंजन सरकार के प्रयास के कारण हो रहा है। आज रेलवे के इतने सारे प्रोजेक्ट पर तेज गति से काम चल रहा है, ये भी डबल इंजन सरकार की देन है। स्नेहितरे, वैसे तो सिद्धारामैया जी अब इस क्षेत्र को छोड़कर, आपको छोड़कर दूसरी जगह चले गए हैं। वो हवा का रुख समझ गए हैं। लेकिन अगर अटकते भटकते इधर आ जाएं तो उनसे एक सवाल जरूर पूछिएगा। आप सिद्धारामैया से सवाल पूछोगे क्या? पूछोगे क्या? आप उनको एक सवाल पूछेंगे? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, पूछेंगे? आप उनसे पूछिएगा कि आखिर इस क्षेत्र के गरीब भाई बहन इतनी सारी मूलभूत सुविधाओं से इसके पहले वंचित क्यों थे? बागलकोटे के 3 लाख से ज्यादा परिवारों को
पहली बार नल से जल की सुविधा डबल इंजन सरकार ने दी। बागलकोटे के 25,000 से अधिक गरीब परिवारों के लिए पक्के घर डबल इंजन सरकार ने स्वीकृत किए। बागलकोटे के लगभग 6 लाख परिवारों को आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त इलाज का सुरक्षा कवच मिला। करीब 5 लाख साथी दुर्घटना और जीवन बीमा की सरकारी योजना से जुड़े। करीब 1 लाख साथियों को पहली बार अटल पेंशन की सुविधा मिली। जिले के 8 लाख साथियों को पहली बार जनधन बैंक अकाउंट खुले। 7 लाख छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना के तहत बिना गारंटी का ऋण मिला। इतना सारा लाभ कांग्रेस सरकार में कभी नहीं मिल सकता। जिस पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड 85% कमीशन खाने का हो, वो कभी जनता के हित में इस सेवा भाव से काम नहीं कर सकते। स्नेहितरे, कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था कि कांग्रेस सरकार गरीब के लिए अगर दिल्ली से 100 पैसा भेजती है, 1 रुपया भेजती है, अगर 100 पैसे भेजती है तो सिर्फ 15 पैसे लोगों तक पहुंचते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, ये कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री पद से बोला था कि 85% बीच में ही कोई लूट लेता है। भाइयों बहनों, ये कौन सा पंजा है जो 1 रुपये में से 85 खा जाता है? यही कांग्रेस का काम करने का तरीका रहा। कांग्रेस के यही कुकर्म रहे कि हमारा देश इतने दशकों तक पिछड़ा बना रहा। कर्नाटक चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में राहुल गांधी ने भी आज 2 जनसभाओं को संबोधित किया। बेलगावी में पहली रैली को संबोधित करते हुए राहुल ने आतंकवाद को लेकर बात की और कहा कि मुझसे ज्यादा आतंकवाद को कोई नहीं समझ सकता। 3 साल पहले आपने सरकार चुनी और बीजेपी ने उस सरकार को चोरी किया। पैसे देकर एमएलएज को खरीदकर बीजेपी ने यहां अपनी सरकार बनाई है। और जो सरकार चोरी की सरकार होगी तो उस सरकार चोरी ही करेगी। और पिछले 3 साल बीजेपी ने कर्नाटक में चोरी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। शायद हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट सरकार कर्नाटक की सरकार। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी और उनसे कहा कि कर्नाटक में हर कॉन्ट्रैक्ट पे 40% कमीशन लिया जाता है। आज तक प्रधानमंत्री ने जवाब नहीं दिया। बीजेपी के एमएलए ने कहा कि 2,500 करोड़ रुपए में सीएम की कुर्सी खरीदी जा सकती है। पूरे गुजरात राज्य में सरकार द्वारा ली जा रही तलाटी की परीक्षा के आयोजन पर गुजरात जिला प्रशासन द्वारा भी चाक-चौबंद तैयारियां की गई है। 7 मई को वडोदरा समेत पूरे राज्य में तलाटी की परीक्षा आयोजित हो रही है। इस परीक्षा के लिए वडोदरा जिला में 203 स्कूल कॉलेज में 227 से ज्यादा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 75,000 छात्र परीक्षा देंगे। छात्रों को परीक्षा में किसी भी तरह की दिक्कत न आए, उसकी व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की गई है। जिला प्रशासन द्वारा हेल्प डेस्क और बसों की व्यवस्था भी की गई है, जिस पर वडोदरा की जिला विकास अधिकारी ममता हिरपरा ने जानकारी दी। તારીખ 7/5ના રોજ તલાટીની જે પરીક્ષા યોજાનાર છે તેમાં વડોદરા જિલ્લામાં
કુલ 203 શાળા અને કોલેજો ખાતે 227 કેન્દ્રો પર આશરે 75,210 75,210 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ તલાટીની પરીક્ષા માટે નોંધાયેલ છે. આ કેન્દ્રો પર વિદ્યાર્થીઓ સમયસર પહોંચે તે માટે વિદ્યાર્થીઓને સૂચન કરવામાં આવે છે, જેથી તેમને કોઈ મુશ્કેલી ના પડે. વધુમાં તમામ કેન્દ્રો પર સીસીટીવીની વ્યવસ્થા, પોલીસ બંદોબસ્ત તેમજ પૂરતા પ્રમાણમાં સ્ટાફની વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલી છે. દરેક કેન્દ્રો પર ઉમેદવારોનું પ્રોપર ફ્રિસ્કિંગ થશે, જેથી તમામ ઉમેદવારોને જણાવવામાં આવે છે કે મંડળની સૂચના મુજબ પ્રતિબંધિત પ્રકારની કોઈ પણ વસ્તુઓ તેઓ પોતાની સાથે લઈને ના આવે, જેથી તેમને કોઈ મુશ્કેલી ના પડે. વધુમાં વડોદરામાં પારુલ યુનિવર્સિટી ખાતે આપણા વધારે કેન્દ્રો આવેલા છે, જેથી પારુલ યુનિવર્સિટી ખાતે ગેટની બહાર જ આપણે એક સ્પેશિયલ હેલ્પ ડેસ્કની વ્યવસ્થા જિલ્લા વહીવટીતંત્ર દ્વારા કરાવવામાં આવેલી છે, જે માટે વિદ્યાર્થીઓને તે હેલ્પ ડેસ્ક પરથી એમનું કેન્દ્ર કઈ બાજુ આવેલું છે તે તમામ માહિતી મળી જશે. વધુમાં તેના માટે એક પ્રેસ નોટ પણ જાહેર કરવામાં આવેલી છે. તો જે વિદ્યાર્થીઓનો નંબર પારુલ યુનિવર્સિટીમાં આવેલો હોય તેમને સૂચના કરવામાં આવે છે કે તેઓ પોતાની એ પ્રેસ બ્રીફ જોઈ અને પોતાનો નંબર કયા કેન્દ્ર પર છે તે પ્રોપર જોઈ લે, જેથી તેમને ત્યાં પહોંચવામાં કોઈ મુશ્કેલી ના પડે. વધુમાં આ વિદ્યાર્થીઓ માટે અલગ અલગ પ્રકારના અલગ અલગ સંસ્થાઓ દ્વારા બસો તેમજ વિવિધ પ્રકારના વાહનોની પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલ છે, જેથી તેમને કોઈ મુશ્કેલી ના પડે. વધુમાં વિદ્યાર્થીઓને પરીક્ષાને લગત કોઈ પણ માહિતી જોઈએ તે માટે જિલ્લા પંચાયત ખાતે હેલ્પલાઇન નંબર શરૂ કરવામાં આવેલ છે. આ નંબરની માહિતી છે 0265 2438 110 0265 2438 110. હું ફરીથી બોલું છું 0265 2438 110. હેલ્પલાઇનની સેવા આજથી કાલ પરીક્ષા પૂર્ણ ના થાય ત્યાં સુધી 24 કલાક માટે શરૂ રાખવામાં આવશે, જેથી વિદ્યાર્થી કોઈ પણ સમયે હેલ્પલાઇન નંબર પર कॉल કરી શકીને માહિતી પૂછી શકે છે. देश भर में इन दिनों द केरला स्टोरी फिल्म की काफी चर्चा है. इसी फिल्म को कर्नाटक में सियासी रंग दिया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने. विधानसभा चुनाव से 4 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर एक बार कर्नाटक पहुंच गए हैं. पीएम पिछले 5 दिनों में 29, 30 अप्रैल और 2 और 3 मई को 12 से ज्यादा जनसभाएं और रोड शो कर चुके हैं. पीएम मोदी ने तुमकुरू में 14वीं सभा की. इससे पहले उन्होंने बेल्लारी में एक जनसभा और रोड शो भी किया. उन्होंने अपनी स्पीच की शुरुआत एक बार फिर से बजरंग बली के जयकारे के साथ की. पीएम बोले कि कांग्रेस को तो मेरे बजरंग बली बोलने से भी आपत्ति है. वहीं प्रधानमंत्री ने केरल स्टोरी की भी चर्चा की और कहा कि बीते कुछ साल में आतंकवाद का एक और भयानक स्वरूप पैदा हो गया है. आतंकी बम, बंदूक और पिस्तौल के बजाय समाज को भीतर से खोखला कर रहे हैं. केरल स्टोरी कुछ ऐसी ही कहानी पर आधारित है. देश का दुर्भाग्य देखिए कि कांग्रेस इस आतंकी प्रवृत्ति के साथ खड़ी नजर आ रही है. कर्नाटका को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर सबसे प्रमुख आवश्यकता है. कर्नाटका का आतंकवाद से मुक्त रहना भी उतना ही जरूरी है. बीजेपी हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ कठोर रही है, लेकिन जब भी आतंकवाद पर कार्रवाई होती है, कांग्रेस के पेट में दर्द होने लगता है. आज पूरा विश्व आतंकवाद के खतरे से चिंतित है. भारत में भी हम कई बार आतंकियों के दुष्कर्मों को झेल चुके हैं. इन हमलों में कितने ही निर्दोष नागरिक मारे गए हैं. आतंकवाद मानवता विरोधी है. आतंकवाद जीवन मूल्य विरोधी है और आतंकवाद विकास विरोधी भी है. मैं ये देखकर हैरान हूं कि अपनी वोट बैंक की खातिर कांग्रेस ने आतंकवाद के सामने घुटने टेक दिए हैं. ऐसी पार्टी क्या कभी भी कर्नाटका की रक्षा कर सकती है?
कर्नाटका की रक्षा कांग्रेस कर सकती है। कर्नाटका के नागरिकों की रक्षा कर सकती है। भाइयों बहनों, आतंक के माहौल में यहां के उद्योग, यहां की आईटी इंडस्ट्री, यहां की खेती किसानी, यहां की गौरवमयी संस्कृति, सब कुछ तबाह हो जाएगी। वोट बैंक के डर की वजह से आज कांग्रेस आतंकवाद के खिलाफ एक शब्द बोलने की भी हिम्मत खो चुकी है। वोट बैंक की इसी राजनीति की वजह से कांग्रेस ने आतंकवाद को पाला पोसा और उसे पनाह दी। बदलते हुए इस समय में आज आतंकवाद का स्वरूप भी बदल रहा है। स्मगलिंग हो, ड्रग्स का कारोबार हो, सांप्रदायिक उन्माद हो, अब सबके तार कहीं न कहीं आतंकवाद से जुड़ते हैं। बीते कुछ वर्षों में आतंक का एक और स्वरूप, भयानक स्वरूप पैदा हो गया है। स्नेह तीरे, बम, बंदूक और पिस्तौल की आवाज तो सुनाई देती है, लेकिन समाज को भीतर से खोखला करने की आतंकी साजिश की कोई आवाज नहीं होती। कोर्ट तक ने आतंक के इस स्वरूप पर चिंता जताई है। ऐसी ही आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी, ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। कहते हैं केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। देश का इतना खूबसूरत राज्य, जहां के लोग इतने परिश्रमी और प्रतिभाशाली होते हैं, उस केरला के में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा ये केरला स्टोरी फिल्म में, केरला फाइल्स फिल्म में उसे किया गया है। और देश का दुर्भाग्य देखिए कि कांग्रेस आज समाज को तहस नहस करने वाली इस आतंकी प्रवृत्ति के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। इतना ही नहीं, ऐसी आतंकी प्रवृत्ति वालों से कांग्रेस पिछले दरवाजे से राजनीतिक सौदेबाजी तक कर रही है। कर्नाटका के लोगों को इसलिए कांग्रेस से बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। कर्नाटक विधानसभा के जोरों शोरों से चल रहे चुनाव प्रचार के बीच कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के और मोदी के चहेते एक नेता पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को मारने के आरोप लगाए हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के अंतिम चरण में जुबानी जंग और आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं में वार पलटवार ने अब निजी हमले की शक्ल ले ली है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार को जान से मारने की साजिश रचने के आरोप लगाए हैं। रणदीप
सिंह सुरजेवाला ने बेंगलुरु में कहा कि बीजेपी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके पूरे परिवार को जान से मारने की कोशिश की जा रही है। इस दौरान एक ऑडियो भी कांग्रेस पार्टी की ओर से रिलीज किया गया। बुरी तरह से हार का सामना कर रही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अब कर्नाटक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी धर्मपत्नी और उनके पूरे परिवार को कत्ल करने का प्लान बनाया है। क्या राजनीति इससे भी अधिक गिर सकती है? मोदी जी बहुत छटपटाए और विचलित हैं। पूरी भाजपा चिंतित है क्योंकि 6.5 करोड़ से अधिक कर्नाटक के हमारे भाई बहनों ने यह मन बना लिया है कि वो भाजपा को पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं। हार का सामना कर रही भाजपा अब कत्ल पर उतर आई है। गाली गलौज की भाषा तो वो इस्तेमाल करते थे, झूठ और फरेब का और प्रपंच का इस्तेमाल तो वो करते थे, पर आज दुख की बात है कि भाजपा के चित्तापुर के उम्मीदवार का ऑडियो सामने आया है जिसमें साफ तौर से भाजपा के नेता न केवल गंदी गालियां और भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं खड़गे साहब और उनके परिवार के लिए, बल्कि श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी धर्मपत्नी और उनके पूरे परिवार का सफाया करने की बात कर रहे हैं। कर्नाटक की जमीन से उठकर देश की राजनीति के शीर्ष पर पहुंचे श्री मल्लिकार्जुन खड़गे और कर्नाटक के लोगों के प्रति भाजपाई नफरत का इससे बड़ा सबूत कोई नहीं हो सकता। और ये एक डिजाइन है क्योंकि भाजपा को यह पच नहीं पा रहा कि दलित समाज का एक व्यक्ति, दलित समाज में फैक्ट्री लेबरर के घर पैदा होकर एक व्यक्ति ब्लॉक कांग्रेस प्रेसिडेंट से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद तक कैसे पहुंच गया। कर्नाटक के लोगों के प्रति भाजपा के नेतृत्व की नफरत, कर्नाटक के लोगों के प्रति, खासतौर से दलितों और पिछड़ों के प्रति भाजपा की नफरत का इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है। 27 फरवरी 2023 को खुद प्रधानमंत्री खड़गे साहब को अपमानित करने का कुत्सित प्रयास करते। 2 मई 2023 को केवल चंद दिन पहले भाजपा के विधायक और भाजपा के महासचिव मदन दिलावर ने खड़गे साहब की मौत की भविष्यवाणी कर दी और अब भाजपा के कर्नाटक के नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे उनकी पत्नी और उनके परिवार को कत्ल करने का, सफाया करने का प्लान बना रहे हैं और ऑडियो पर उनकी रिकॉर्डिंग आपके सामने।